क्या कभी सोचा है कि तुम्हारी ईएमआई हर कुछ महीने में क्यों बदल जाती है? या फिर देश की पूरी अर्थव्यवस्था का एक रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? आज हम उस एक नंबर को डिकोड करेंगे जो भारत की धड़कन है, रेपो रेट। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं, ये वो कहानी है जो यूपीएससी 2021 के मेंस में पूछी गई थी। वाह सर, रिमोट कंट्रोल! ये तो ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। मुझे हमेशा लगता था कि ये सब बहुत मुश्किल होता है समझना। मुश्किल नहीं, बस समझने का खेल है। चलो, इस फिल्म को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि रेपो का मतलब है रीपर्चेज ऑप्शन। रीपर्चेज ऑप्शन? हाँ, ये वो ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है। यही वो चाबी है जो देश में पैसे के बहाव यानी मनी फ्लो को कंट्रोल करती है। अच्छा। सोचो, एक बैंक है, उसे अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, मतलब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की कमी हो गई। वो किसके पास जाएगा? वो खटखटाएगा आरबीआई का दरवाजा। बैंकों का बैंक? सही, लेकिन आरबीआई ऐसे ही पैसे नहीं देता। वो कहता है कुछ गिरवी रखो, तो बैंक अपनी सरकारी सिक्योरिटीज, जिन्हें जीसेक्स कहते हैं, वो आरबीआई के पास गिरवी रख देता है। अच्छा, मतलब जैसे हम सोनार के पास सोना गिरवी रखते हैं, वैसे? सही पकड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही। आरबीआई पैसे दे देता है, लेकिन एक शर्त पर, एक रीपर्चेज अग्रीमेंट। बैंक वादा करता है कि वो एक तय तारीख पर ये सिक्योरिटीज वापस खरीदेगा। ओके। लेकिन थोड़ी ज्यादा कीमत पर। ज्यादा कीमत पर? और यही थोड़ी ज्यादा कीमत ही रेपो रेट या ब्याज है। इसे ध्यान से सुनना, यही पूरा खेल है। समझ गए। अब सवाल उठता है कि ये रेट तय कौन करता है? हाँ, ये कौन तय करता है? ये फैसला अकेले गवर्नर नहीं लेते। इसके लिए एक शक्तिशाली टीम है, मौद्रिक नीति समिति, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। एमपीसी? इसमें 6 सदस्य होते हैं जो हर 2 महीने में मिलते हैं। वो देश की हेल्थ रिपोर्ट चेक करते हैं, महंगाई मतलब इन्फ्लेशन और विकास मतलब ग्रोथ। अच्छा। फिर गहन चर्चा के बाद वोटिंग होती है कि रेट बढ़ाना है, घटाना है या वही रखना है। सर, मतलब इनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? एक ही लक्ष्य, महंगाई को कंट्रोल में रखना। ये आईएसएसई 2023 में आया था। अच्छा, सिर्फ महंगाई? हाँ, मुख्य लक्ष्य वही है। ये एक मुश्किल संतुलन है, जैसे जैसे गाड़ी का ब्रेक और एक्सेलरेटर। ब्रेक और एक्सेलरेटर? हाँ, अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो समझो लोन महंगे हो जाते हैं, लोग कम खर्च करते हैं, जिससे महंगाई कम होती है। ये हुआ ब्रेक। ओके, ब्रेक लग गया। लेकिन इससे देश की ग्रोथ धीमी हो सकती है। ये तो नुकसान है। बिल्कुल, और अगर रेपो रेट घटाता है तो लोन सस्ते हो जाते हैं। तो ये एक्सेलरेटर हुआ। सही, लोग ज्यादा खर्च करते हैं, बिजनेस बढ़ता है, ये हुआ एक्सेलरेटर। लेकिन इससे महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। वाह सर, मतलब आरबीआई को एक गोल्डीलॉक्स जोन ढूंढना पड़ता है, न ज्यादा न कम। बिल्कुल, महंगा लोन मतलब कम डिमांड मतलब कम महंगाई, ये समीकरण याद रखना। ठीक है। अब सुनो, वो बात जो सीधे तुम्हारे घर, तुम्हारी रसोई से जुड़ी है। जी। मान लो किसी ने 30 लाख का होम लोन लिया है, 15 साल के लिए, 8.5% ब्याज पर। ठीक है। उसकी ईएमआई है 29,499 रुपए। अब आरबीआई ने रेपो रेट सिर्फ आधा परसेंट, 0.50% बढ़ा दिया। सिर्फ आधा %? हाँ, अब नया ब्याज हो गया 9% और नई ईएमआई हो गई 30,428 रुपए। ओह, सीधा 929 रुपए हर महीने का अतिरिक्त बोझ। ये तो बहुत ज्यादा है। इसी को मॉनेटरी ट्रांसमिशन कहते हैं। आरबीआई का फैसला आपकी रसोई तक। सर, ये तो बहुत बड़ा असर है। इसका मतलब मेरे पापा की एफडी और स्टॉक मार्केट पर भी असर पड़ता होगा? बिल्कुल, जब रेपो रेट बढ़ता है तो एफडी पर ब्याज दरें बढ़ती हैं। अच्छा। जो सीनियर सिटीजन्स के लिए अच्छी खबर है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन स्टॉक मार्केट पर दबाव आता है, क्योंकि कंपनियों के लिए लोन महंगा हो जाता है और उनका मुनाफा कम होता है। समझ गई। अब एक और मजेदार कॉन्सेप्ट समझो, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट? रेपो रेट में आरबीआई बैंकों को पैसा देता है। हाँ। रिवर्स रेपो में आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है। लेता है? अच्छा, उल्टा? हाँ, जब बाजार में बहुत ज्यादा पैसा होता है तो आरबीआई उसे सोख लेता है। सोख लेता है। और उस पर बैंकों को ब्याज देता है। और याद रखना, रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। सर, ये तो बहुत सारे टूल्स हैं आरबीआई के पास। हाँ, इसके अलावा बैंक रेट, एमएसएफ और एसडीएफ जैसे और भी हथियार हैं। इन सभी को मिलाकर लिक्विडिटी कॉरिडोर बनता है। इसकी पूरी डिटेल और नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल बीडीएन क्लासेस से इसका पीडीएफ डाउनलोड किया जा सकता है, ताकि रिवीजन में आसानी हो। अच्छा। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जी सर। लेकिन इतिहास गवाह है, जब ये सिस्टम फेल होता है
तो तबाही आती है। तबाही। 2008 में लेहमन ब्रदर्स ने रेपो मार्केट का गलत इस्तेमाल करके अपना कर्ज छुपाया और पूरी दुनिया में मंदी आ गई। ओ 2019 में अमेरिका में अचानक कैश की कमी हुई और रेपो रेट 10% तक उछल गया। 10%? हाँ, ये घटनाएं बताती हैं कि पारदर्शिता कितनी जरूरी है। इसीलिए आरबीआई हमेशा कैश फ्लो पर बाज जैसी नजर रखता है। सही बात है। भारत ने भी एक लंबा सफर तय किया है। 2015 में रेट 7.5% था, जो धीरे धीरे कम हुआ। 2020 में कोविड संकट के समय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इसे ऐतिहासिक 4% पर लाया गया। 4%? बहुत कम। हाँ, बहुत कम। फिर 2022-24 में महंगाई से लड़ने के लिए इसे वापस 6.5% तक बढ़ाया गया। ये चार्ट दिखाता है कि आरबीआई ने हर संकट का सामना कैसे किया। सर, अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सिर्फ नंबर नहीं, ये देश की आर्थिक सेहत का थर्मोमीटर है। बिल्कुल सही। तो अगली बार जब रेपो रेट बदले तो समझ जाना कि तुम्हारी ईएमआई क्यों बदली। जी। एक स्मार्ट छात्र और नागरिक होने के नाते अब तुम आरबीआई के फैसलों का मतलब समझ सकती हो। हाँ सर। याद रखना, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसी ज्ञान के हथियार से तुम्हें परीक्षा की जंग जीतनी है। जी बिल्कुल। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है और इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान देना है। भारत माता की जय।